वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी ट्रीज। इससे पहले हमने बाइनरी ट्रीज देखे हैं, ठीक है, और हमने बाइनरी सर्च ट्रीज देखे हैं और उनके हमने इंसर्शन, ट्रेवर्सल और डिलीशन ऑपरेशंस देखे थे। ट्रेवर्सल में, इंसर्शन में हमने देखा था कि हम किस तरह से एक ट्री के अंदर नोड्स जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम ट्रिवर्सल कैसे करते हैं। हमने अगर ट्री को ट्रिवर्स करना है, सारे एलिमेंट्स को देखना है, तो फिर हम उसमें कैसे ट्रिवर्सल परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल देखा था, ठीक है। और फिर हमने डिलीशन केसेस देखे थे, जिसमें हमने 3 केसेस देखे थे कि अगर हम एक ऐसी नोड को डिलीट करना चाहते हैं जो कि लीफ है, या एक ऐसी नोड को डिलीट करना चाहते हैं जिसका या तो लेफ्ट चाइल्ड मौजूद है या राइट मौजूद है, ठीक है, और या इस ऐसे नोड को डिलीट करना चाहते हैं जिसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों मौजूद हैं। तो ये केसेस हमने सब डिस्कस किए थे। उसमें हमने ये बात की थी कि सिर्फ हम ये नहीं करते कि हमारे जो बाइनरी ट्रीज हम क्रिएट करते हैं वो सिर्फ आपके इंटीजर या फ्लोट वैल्यू से भी हो सकते हैं, वो आपके एक्सप्रेशन ट्रीज भी हो सकते हैं। आप बाइनरी एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए भी अपना बाइनरी ट्री है जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बाइनरी ट्री क्रिएट करने के लिए हम बाइनरी ट्रीज जो है वो हम एक्सप्रेशन ट्रीज के लिए भी यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन ट्रीज क्रिएट करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जो है वो किस तरह से बाइनरी एक्सप्रेशन ट्रीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे बाइनरी ट्रीज होते हैं, ठीक है। बाइनरी ट्रीज उनमें यूज़ होते हैं और उसमें उसके अलावा हम एक और एप्लीकेशन देखेंगे जिसमें हमारे बाइनरी ट्रीज यूज़ होते हैं, जो कि हमारी हाफमैन कोडिंग है। ये दोनों जो है आपके पास बाइनरी ट्रीज की एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर बाइनरी अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Expression trees क्या है? Expression trees and the more general parse trees and abstract syntax trees are significant components of the compiler. Let us consider the expression tree. ठीक है, expression tree basically क्या है आपके पास कि हम अपने trees को generally जो है वो ये कह देते हैं कि ये हमारे पास या तो tree parse हुआ है, ठीक है, या हमारे पास ये abstract syntax tree है, या बहुत ज़्यादा important जो है ये compiler में component है, क्योंकि expression trees जो है हमारे पास या पार्स ट्रीज जो है वो हमारे पास कंपाइलर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे ही हम ट्री क्रिएट करते हैं हमें सामने तो ट्री नज़र आ रहा होता है, लेकिन कंपाइलर उसको पीछे पार्स कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन ट्री क्रिएट हुआ है जो कि हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, a प्लस बी स्टारिक सी प्लस डी स्टारिक ई प्लस एफ स्टारिक जी, ठीक है। ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन से एक हमारे पास एक्सप्रेशन ट्री क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये कैसे क्रिएट हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी नोड्स हैं ये आपके सारे लीफ नोड्स हैं। जितने भी ऑपरेंड्स आपके होंगे वो सारे के सारे आपके लीफ नोड्स होंगे और उसके बाद उस पर ऑपरेटर्स जो हैं वो अप्लाई होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे ब्रैकेट्स अप्लाई हुई हुई हैं। अब ब्रैकेट्स हमारे पास हैं तो इसमें हम सिंपल एक्सप्रेशन ट्री जब हम क्रिएट करते हैं तो हम एक इनफिक्स एक्सप्रेशन थे, तो फिर हम उसमें किस चीज़ का लिहाज रखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि आपकी जो प्रायोरिटी है, ठीक है, किस लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि इनमें आपके पास 2 ऑपरेंड मौजूद होते हैं, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, फिर हम इनका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें अब हमारे पास क्या है कि ए प्लस बी स्टैरिक सी है, ठीक है, डी स्टैरिक ई है प्लस एफ स्टैरिक जी। अब हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है, जब हम लेफ्ट से राइट अपना एक्सप्रेशन रीड करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ए बी और सी जो है वो लीफ में मौजूद है। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पहला एक्सप्रेशन कौन सा कंप्यूट होगा, प्रायोरिटी के लिहाज से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलना शुरू करें तो जो जिसकी प्रायोरिटी आई है वो पहले कंप्यूट होगा, बी फिर स्टैरिक सी, ठीक है। ए जो है वो हमारे पास स्टैग, हमें इसमें स्टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। ए जो है वो यहाँ से हमने ऑपरेंड आया, ऑपरेंड को हमने लीफ में डाल दिया, फिर हमारे पास एक्सप्रेशन आया, ऑपरेटर आया, ऑपरेटर को हमने स्टैग में पुश किया, प्लस स्टैग में चला गया। उसके बाद हमारे पास ऑपरेंड आया, ठीक है, हमने ऑपरेंड को लीफ नोड में डाल दिया। हमारे पास स्टैरिक आया, स्टैरिक को फिर हमने स्टैग में डाल दिया। यहाँ पे हमारे पास सी आ गया। पहले हमारे पास ब्रैकेट थी, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट जब तक नहीं आएगी तब तक आप ये वाले प्रॉपर्टीज पॉप नहीं कर सकते। सबसे नीचे ब्रैकेट है, फिर उसके ऊपर प्लस है, फिर स्टैरिक है, और फिर आपके पास ऑपरेटर रीड हुआ, यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग ब्रेसेस रीड हो रही है। तो हमें पता था कि हमने कहा था कि एक्सप्रेशन में हम लोग ब्रेसेस यूज़ नहीं करते जब हम, तो सेम केस यहाँ पर भी हो। जैसे आपकी क्लोजिंग ब्रेसेस होगी, आपके पास टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा वो स्टैरिक पड़ा, आपने पॉप किया, तो ये हमारे पास क्या था, बी स्टैरिक सी था, ठीक है।
बी जो है वो इसका लेफ्ट बन जाएगा और सी जो है वो इसका राइट बन जाएगा। इस तरह से फिर हम प्लस को पॉप करेंगे और ये वाला ट्री, जब ये ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो ये ट्री आपका उसमें चला जाएगा स्टैग में। ये ट्री, इसका भी ये ट्री पूरा का पूरा स्टैग में चला गया, ठीक है। पहले ब्रैकेट है, फिर प्लस है और उसके ऊपर ये आपका ट्री पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम हमारे पास जो है वो ए था, ब्रैकेट रीड हुई भी है, हमने जो है वो इस ब्रैकेट को भी यहाँ से पॉप अप करना है, ठीक है। जब तक ये वाली ओपनिंग ब्रेसेस नहीं आ जाती तब तक आप इसको पॉप करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया कि आप जो है वो इस तरह से इसको वैल्यूज़ को पॉप करते जाएंगे, अपना ट्री क्रिएट करते जाएंगे। हम आगे पूरा प्रोसीजर देखेंगे कि हम किस तरह से इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे देख लें कि हमारे पास बी स्टैरिक सी यहाँ पे ट्री क्रिएट हुआ और प्लस था, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में। तो ये फिर क्या होगा, स्टैरिक प्लस के राइट पे ये स्टैरिक वाला ट्री आ जाएगा, लेफ्ट पे ए आ जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट आए बी, हमारे पास लो ऑपरेटर है, लो प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर सबसे टॉप पे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेफ्ट टू राइट फॉलो कर रहे हैं, डी ई स्टैरिक साइन यहाँ पे लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस रीड हुआ, तो प्लस स्टैरिक के लेफ्ट पे आ गया, प्लस के लेफ्ट पे स्टैरिक वाला ट्री है और राइट पे एफ आ गया। इसी तरह फिर हम आगे गए तो स्टैरिक जी है तो प्लस और स्टैरिक जी, क्योंकि ये वाला पूरा ट्री इसमें पड़ा होगा और ये वाला वेरिएबल होगा, ये स्टैरिक आ गया। इस तरह हम कंबाइन करते हैं, एट द एंड मेजर प्लस के साथ इन दोनों ट्रीज को कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा जो है एक एक्सप्रेशन टी क्रिएट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि कंपाइलर में ट्री आपका पार्स कैसे होता है। अब यहाँ पे देखें, एक आपको वैल्यू दी हुई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टैरिक सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ए को वैल्यू जो है वो ए प्लस बी स्टैरिक सी एक्सप्रेशन की असाइन हुई हुई है, ठीक है। उसने पहले क्या किया, यहाँ पे उसने कहा जी ये असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट को उसने 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे देखें, इसके लेफ्ट साइड पे आपके ए था, ठीक है, तो उसने असाइन आईडी और ए, ठीक है। आपका रूट से स्टार्ट करता है और जब तक आपका ऑपरेंड नहीं आ जाता तब तक वो रीड करता रहता है, ठीक है। अगर आप नीचे देखें तो एक्सप्रेशन ग्रामर दी हुई है कि असाइन क्या है, इस साइड पे कोई भी आईडी है, कोई वैल्यू है, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे फिर एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब आईडी ए और बी और सी, ठीक है। आईडी में आपके 3 वैल्यूज हैं, ए बी और सी, जो इस एक्सप्रेशन के राइट साइड में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे असाइनमेंट है, यहाँ पे असाइनमेंट हुई है, बेसिकली उसने चीज़ को पार्स किया है। फिर उसके बाद एक आईडी है जो कि लेफ्ट साइड पे है, एक फिर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट है, ठीक है, जिसको उसने यहाँ से डायरेक्ट लिंक किया हुआ है। और फिर आपके पास एक एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन को उसने फर्दर पास किया है। एक्सप्रेशन में पहली क्या चीज़ है, इस एक्सप्रेशन के अंदर पहली क्या चीज़ है, एक्सप्रेशन, टर्म, फैक्टर, आईडी और फिर ए, ठीक है। कि आपके पास एक्सप्रेशन है, उसमें एक टर्म है, टर्म में एक कोई ना कोई फैक्टर होगा और उसका कोई ना कोई आईडी है, तो वो आपके पास ए है, ठीक है। एक्सप्रेशन किस चीज़ से मिलके बनता है, एक्सप्रेशन प्लस टर्म। टर्म किस चीज़ से मिलके बनती है, टर्म को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर आपका जो फैक्टर है वो आपका एक्सप्रेशन और आईडी से मिला के बनता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन में आपके पास जो है वो आपके पास एक ऑपरेटर है, ठीक है, ये तो उसको एज इट इज रीड कर लेगा। उसके बाद फिर आपके पास एक टर्म आ रही है। अब टर्म में आपके पास ये जो आपके पास ये टर्म है, ठीक है। टर्म टर्म में आपके पास क्या है, टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, ठीक है, या आगे फिर फैक्टर। तो इस तरह से हम मल्टीपल मतलब आप जो ये डिटेल में हम नहीं चाहते इसकी, क्योंकि ये हमारे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में जो है वो इस तरह से ट्रीज पार्स करते हैं। जब आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का अगर कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल से ये चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। इसी तरह पे टर्म, फैक्टर, आईडी और आपके पास एक वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी तरह टर्म है तो आपके पास ये ऑपरेटर दरमियान में आ रहा है, फिर आपके पास सी है तो आप कहते हैं यहाँ पे हमारे पास टर्म से ये बिलोंग कर रहा है, टर्म, फैक्टर, आईडी और सी आ गया, ठीक है। तो आपके पास तब तक आप रीड करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास जितने भी ऑपरेंड हैं वो आपके पास लीफ नोड्स पे पड़े हुए हैं, ठीक है। सारे के सारे ऑपरेंड्स आपके पास लीफ नोड पे पड़े हैं। तो इस तरह से हमारे कंपाइलर के अंदर जो ट्रीज हैं वो पार्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन क्या है। हमारे पास एक सब एक्सप्रेशन है जिसमें देखिए एफ प्लस डी स्टैरिक ई प्लस डी स्टैरिक ई प्लस एफ। अब ये अगर आप गौर करें तो सिर्फ सीक्वेंस चेंज है, डी स्टैरिक ई प्लस एफ है और एफ प्लस डी स्टैरिक ई है, ठीक है। दोनों में सिर्फ सीक्वेंस का फर्क है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि कंपाइलर बार बार जो है वो उनको करेगा। तो देखें ये वाला ट्री भी जो है वो इसी तरह है और ये वाला ट्री भी इसी तरह है, ठीक है। सिर्फ हमारे पास सीक्वेंस चेंज है। तो हमारे पास क्या है कि अगर
कंपाइलर जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर लेता है कि इसी ट्री को जो है वो इसी से लिंक करके और इसको जो है वो यूज़ कर लेता है। बार-बार उसको वो चीज़ें, वो प्रोसीजर परफ़ॉर्म नहीं करने पड़ते, बार-बार सेम पार्सिंग जो है वो करनी नहीं पड़ती, ठीक है? तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे देखिए ना, डी स्टैटिक ई है, एफ प्लस डी स्टैटिक ई है, ठीक है? फिर आपके पास प्लस का साइन आया और फिर आपके पास स्टैटिक बार है, ठीक है? और फिर ये जी है। अब इस स्टैटिक से पहले उसने क्या करना है, ये वाला ट्री आपके पास आना चाहिए, ठीक है? तो उसने क्या किया, स्टैटिक से पहले वो बजाय कि वो जी पे जाता, वो इस ट्री पे चला गया है। इस ट्री में जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आ जाएंगी। ये आपके पास देखिए, जब इस तरह से लिंकिंग हो जाती है तो ये आपके पास एक ग्राफ बन जाता है, ठीक है? ग्राफ में आप क्या करते हैं कि आप एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेज से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो हमारा कंपाइलर में जो है वो ऑप्टिमाइजेशन यूज़ होती है कि एक ही ग्राफ में अगर आपके पास कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं तो वो उसको उससे लिंक करके एक ग्राफ बना लेता है और उस तरह से मल्टीपल जो डायरेक्शंस है वो क्रिएट हो जाती हैं और आप उसको मल्टीपल वेज से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है कि इन द इनर नोड्स कंटेन, अब हम बताते हैं कि एक्सप्रेशन ट्रीज बनते कैसे हैं, आप हम उसको देख लेते हैं। द इनर नोड्स कंटेन ऑपरेटर्स व्हाइल लीफ नोड्स कंटेन ऑपरेंड्स। अब जो आपके इनर नोड्स हैं उनमें आपके पास ऑपरेटर्स आते हैं, जबकि लीफ नोड्स हैं उनमें आपके पास ऑपरेंड्स आते हैं। ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है? द ट्री इज बाइनरी बिकॉज ऑपरेटर्स आर बाइनरी। आपका ट्री जो है वो आपका बाइनरी ट्री है, क्यों? आपके ऑपरेटर्स जितने भी हैं वो आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है? दिस इज नॉट नेसेसरी, a unary operator for example will have only one subtree, ठीक है? अब यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऑपरेटर सिर्फ बाइनरी हो, आपके पास यूनरी ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर देखें, नॉट, जैसे नॉट है वो आपका यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है? अगर वो यूनरी ऑपरेटर के थ्रू आप ट्री बनाएंगे तो उसका एक ही हो सकता है सब ट्री हो, ठीक है? उसके बाद कहता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यील्ड्स ए प्लस बी स्टारिक सी प्लस डी स्टारिक ई प्लस एफ स्टारिक जी। अब आपको ये ट्री गिवन है, अगर आप इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल परफॉर्म करें, ठीक है, तो ये सेम एज इट इज आएगा जैसे आपने इनफिक्स एक्सप्रेशन लिया था, ठीक है? अगर मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल परफॉर्म करूँ तो उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास पहले लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट प्रिंट होता था। अगर मैं इस रूट से स्टार्ट करूँ, इसके लेफ्ट पे गए फिर इसके लेफ्ट पे गए, ठीक है? तो लेफ्ट पे ए है, ए फिर रूट प्लस फिर यहाँ पे बी, ए प्लस बी, ठीक है? फिर स्टैटिक आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर उसके बाद इस रूट का लेफ्ट हो चुका है तो फिर आपके पास ये प्लस प्रिंट हो जाएगा। इस तरह फिर आप इसके लेफ्ट में आएंगे डी स्टैटिक ई, फिर प्लस, फिर एफ, फिर स्टैटिक जी, ठीक है? और इस तरह से आपका जो है वो सारा का सारा ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है वो परफॉर्म हो गया। उसके बाद आपके पास देखिए यहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है कि हम जिसमें पैरेंथेसिस जो है वो इन्वॉल्व करें। यहाँ पर हमने सिंपल सा जो है वो एक कोड दिखाया हुआ है कि इन ऑर्डर ट्रिवर्सल जब हम पैरेंथेसिस के थ्रू करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है कि पहले तो हम कंडीशन चेक करते हैं कि आपकी जो ट्री नोड है वो नल नहीं है, ठीक है? अगर ट्री नोड का लेफ्ट नल नहीं है और ट्री नोड का राइट नल नहीं है और वो लीफ नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या है कि हम पैरेंथेसिस प्रिंट करवा लेते हैं। अगर आप पैरेंथेसिस भी साथ अपने प्रिंट करवाना चाहते हैं यूजिंग इन ऑर्डर ट्रिवर्सल, ठीक है? तो अगर आपके ट्री नोड का लेफ्ट भी नल नहीं है और राइट भी नल नहीं है तो फिर हम क्या कहते हैं कि उसका मतलब है वो लीफ नहीं है, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं, पहले क्या कर दो, सी आउट ब्रेसेस कर दो। अब सी आउट ब्रेसेस देखिए हमारे पास इन ऑर्डर ट्रिवर्सल में क्या है कि पहले हम जो है वो लेफ्ट प्रिंट करते हैं, फिर उसका रूट और फिर राइट, ठीक है? फिर इन ऑर्डर ट्रिवर्सल ट्री नोड गेट लेफ्ट, उसके लेफ्ट को ट्रिवर्स करेगा, ठीक है? फिर लेफ्ट रिवर्स करता करता आपकी जो भी उस ट्री नोड पे इंफॉर्मेशन होगी उसको प्रिंट करा देगा। फिर इन ऑर्डर ट्रिवर्सल में आपके पास राइट प्रिंट करे, राइट को देखेगा, ठीक है? इन ऑर्डर ट्रिवर्सल राइट कॉल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपके पास क्या है, इफ ट्री नोड गेट लेफ्ट नॉट नल एंड ट्री नोड गेट नॉट नल और इफ नॉट लीफ, तो सी आउट क्या कर दो, ब्रेसेस, ठीक है? ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के दौरान ही इन ऑर्डर ट्रिवर्सल वो बार बार कॉल करेगा, ठीक है? और उसमें फिर क्या होगा कि वो आपका जो है वो जब ओपनिंग ब्रेसेस है और क्लोजिंग ब्रेसेस है और उसके दरमियान में जो काम हो रहा है, ठीक है, इनर रिवर्सल के थ्रू लेफ्ट और राइट कॉल करके वो सारा का सारा प्रिंट कर लेगा, ठीक है? उसके बाद क्या करेगा, कहेगा कि अगर तो आपकी लीफ नोड नहीं है, ठीक है,
तो उसमें क्या है कि फिर आपने ब्रेसेस जो है वो प्रिंट आउट कर देनी है। तो इस तरह से आप कहते हैं कि अगर हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने करना है और हमें ब्रेसेस भी प्रिंट करवानी है तो आप इस तरह से फिर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो इन ऑर्डर रिवर्सल है, इन ऑर्डर है एक्सप्रेशन ट्री। हमने इन ऑर्डर या इन फिक्स एक्सप्रेशन से एक एक्सप्रेशन ट्री क्रिएट किया हुआ है, ए प्लस बी, बी स्टारिक सी प्लस डी स्टारिक ई प्लस एफ स्टारिक जी। तो इसमें भी यही है कि हमारे पास ए बी सी ऑपरेंड जो हमने पहले बात किया, ऑपरेंड जितने भी हैं वो आपके पास सबसे एंड में होंगे, ठीक है, लीव पे होंगे, और फिर आपके ऑपरेटर्स जैसे जैसे आते जाएंगे तो वो आप करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है कि ए है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑपरेंड है बी स्टारिक सी, आप पहले करेंगे तो स्टारिक के साथ ही फिर आपके पास प्लस है, आप प्लस के साथ इसको कर लेंगे। देखें ए और फिर प्लस आया तो ए के साथ ये प्लस कनेक्ट है, इसको स्टैक में पुश किया हमने, ठीक है। उसके बाद बी आया, बी बी को हमने यहाँ पे लीफ नोड में ऐड किया, बी उसमें आ गया। फिर स्टैरिक आ गया तो स्टैरिक के साथ हमने क्या किया, जो भी ऊपर वाले दो नोड्स होंगे उनको हमने पॉप कर लिया। तो हमारे पास पहले बी पॉप होगा, ये इसके लेफ्ट पे चला जाएगा, और ये जो है वो आपके पास, फिर हम सी इसको देख लेंगे, सी जो है वो आपके पास ऑपरेंड आ गया, पहले बी स्टैरिक सी कंप्यूट होगा और फिर ए प्लस होगा। तो इस तरह से हमने ट्री क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद प्लस साइन है तो ये हमारे पास अभी नहीं होगा, फिर डी स्टैरिक ई है, ठीक है, फिर एफ है, फिर प्लस के साथ ये इस तरह से हो जाएगा, फिर जी और फिर एफ। देखिए सिंपली यहाँ पे ये वही एक्सप्रेशन था डी स्टैरिक ई प्लस एफ वाला, ठीक है, जिसको हमने इस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर आप इन ऑर्डर रिवर्सल परफॉर्म करें तो सेम एज इट इज आना चाहिए, ए प्लस बी डायरेक्ट सी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सिर्फ फ़र्क जो आ रहा है वो हमारे पास ब्रेसेस का आ रहा है, ठीक है। फिर प्लस आ गया, फिर डी स्टैरिक ई आ गया, फिर प्लस एफ आ गया, फिर स्टैरिक जी आ गया। ब्रेसेस जब आप डाल लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये काम पहले लाजमी होगा, उसके बाद बाकी जो है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या है कि अगर हम जो है वो पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल हो हमारे पास, ठीक है, अगर हम इसी ट्री का पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल करें तो जो कि हमारे पास पोस्ट फिक्स फॉर्म बनती है, तो उसमें हमारे पास क्या है, अगर हम पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल करें, पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल में क्या था हमारे पास, पहले लेफ्ट राइट और फिर रूट। तो आप रूट में जाएं, रूट में जाएं, रूट में जाएं, ठीक है। पहले इसका लेफ्ट ए आ गया, फिर आप इसके राइट में चले जाएंगे बी, फिर जो है वो रूट है तो प्रिंट नहीं होगी, फिर सी, ए बी सी, फिर स्टारिक प्रिंट होगा क्योंकि अब इसके लेफ्ट राइट दोनों हो चुके हैं, इसका लेफ्ट राइट दोनों भी हो चुका है, ये भी प्रिंट हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसका भी लेफ्ट हुआ राइट नहीं हुआ इसलिए नोट प्रिंट नहीं होगा, फिर इसके आप लेफ्ट में चले जाएंगे, फिर डी प्रिंट होगा, फिर ई, फिर इसके लेफ्ट राइट दोनों हो चुके हैं तो स्टारिक प्रिंट हो जाएगा। इस तरह फिर एफ प्रिंट होगा, फिर प्लस प्रिंट होगा, फिर स्टारिक अभी नहीं प्रिंट होगा क्योंकि इसका राइट रहता है तो आप राइट में चले गए जी, फिर स्टारिक और फिर प्लस। तो ये आपका, अगर आप इसी ट्री का पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल करें तो आप इस तरह से एक्सप्रेशन ट्री जो है उसका पोस्ट ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि हम एल्गोरिथम देख लेते हैं कि हम एक्सप्रेशन ट्रीज को बेसिकली कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक बने बनाए ट्रीज जो है उनको देखा और उनमें देखा कि हम उनका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे कर सकते हैं। इसी तरह आप उनका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल भी कर सकते हैं। एल्गोरिथम टू कन्वर्ट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इनटू एन एक्सप्रेशन ट्री, ठीक है, एक एल्गोरिथम है जिसमें हमारे पास एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, उसको हमने एक्सप्रेशन ट्री के अंदर कन्वर्ट करना है। वी ऑलरेडी हैव एन एक्सप्रेशन ट्री टू कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स। हमने जो है वो पहले से ही एक एक्सप्रेशन जो है वो डिस्कस किया है जिसमें हमने इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया है। रीड अ सिंबल फ्रॉम द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, आपका जो भी सिंबल आ रहा है आप उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन से रीड करें। इफ द सिंबल इज एन ऑपरेंड, अगर सिंबल आपका ऑपरेंड है, ठीक है, अब आपको क्या है कि आपको एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें आपने एक ट्री क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आपका सिंबल जो है वो एक ऑपरेंड है, put it in a one node tree and push it on a stack, ठीक है। अगर आपके पास एक सिंबल ऑपरेंड आ जाता है, जैसे हमने पहले बात की थी कि ऑपरेंड है तो आपके पास वो एक सिंगल ट्री बन जाएगा ना, सिंगल नोड ट्री बन जाएगा, तो उसको आपने स्टैक में डाल देना। अब जितने भी नोड्स आपके क्रिएट होते चले जाएंगे आपने उनको सब कुछ स्टैक में डालना है, ठीक है। इफ सिंबल इज एन ऑपरेटर, पॉप टू ट्रीज फ्रॉम द स्टैक, फॉर्म अ न्यू ट्री विद ऑपरेटर एज द रूट। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक सिंबल ऑपरेटर आ रहा है तो हमने वो जो दो ट्रीज अपने स्टैक में डाले में उनको हम पॉप करेंगे, ठीक है, और एक न्यू ट्री बना लेंगे उस ऑपरेटर के साथ, वो रूट पे आ जाएगा, ठीक है।
अब T1 और T2 जो है वो हमारे पास लेफ्ट और राइट सब ट्रीज बनेंगे, और फिर जब हम उनको T1 को जिसको हम पहले निकालेंगे वो लेफ्ट बन जाएगा, और बाद में जिसको पॉप करेंगे वो राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम उसको उस ट्री को स्टैक पे दोबारा पुश कर देंगे। अब हम देखते हैं कि आगे हम इसमें कैसे जो है वो अपना ट्री क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है जिसकी हमने बात की कि हमें एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है और हम उससे यूजिंग स्टैक जो है वो एक ट्री बनाएंगे। अब यहाँ पे जो स्टैक हमने दिखाया हुआ है वो हमारे पास एक लीनियर स्टैक है, ठीक है। हमने लीनियर वे में दिखा दिया, वर्टिकल में नहीं दिखाया हुआ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल दिखा दिया, वर्टिकल नहीं दिखाया हुआ। अब इसमें क्या देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन हमने रीड किया तो फर्स्ट जो है हमारा ए रीड हुआ, ठीक है। अगर हमारे पास सिंबल जो है वो ऑपरेंड है, पुट इट इन अ वन नोड ट्री एंड पुश इट ऑन अ स्टैक, ठीक है। ये हमारे पास एक नोड क्रिएट होगी और हमने कहा ये नोड जो है वो स्टैक पे चलेगी। पहले हमने ए रीड किया तो हमारा ए जो है वो स्टैक पे चला गया। उसके बाद सेकंड जब हमारे पास बी रीड हुआ, बी भी ऑपरेंड जो है वो हमारे पास सिंबल जो है वो एक ऑपरेंड है तो उसको हमने स्टैक पे पुश कर दिया। अब इस टाइम टॉप जो है वो हमारा बी एलिमेंट है, ठीक है। अब स्टैक जो है वो लेफ्ट से राइट ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि जैसे ही हमारे पास एक सिंबल जो है वो एक ऑपरेटर होगा तो हम जो दो ट्रीज, ये अब देखिए हमने अलग अलग सिंगल सिंगल नोड्स के अंदर एक ट्री बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने जो है वो एक सिंगल नोड ट्री है ये, ठीक है। ए भी सिंगल नोड ट्री है और बी भी सिंगल नोड ट्री है। हमने इन दोनों को स्टैक के अंदर डाल दिया। जैसे ही हमारे पास ऑपरेटर आएगा हम इनको दोनों को पॉप कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमारे पास अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर जो सिंबल रीड है वो हमारे पास एक ऑपरेटर है। तो हमने क्या किया, जो दो वैल्यूज दो ऑपरेंड्स हमने किए हुए थे ट्री के अंदर तो वो हमारे पास पॉप हो गए। अब देखिए बी हमारे पास राइट साइड पे आ गया और ए जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गया। तो ये हमारे पास ए जो है वो T1 बन गया, ठीक है, और बी जो है वो हमारे पास T2 बन गया। T2 आपका राइट साइड पे आ गया उस ऑपरेटर के, और T1 जो है वो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे आ गया। इफ अ सिंबल इज एन ऑपरेटर, पॉप टू ट्रीज फ्रॉम द स्टैक फॉर्म अ न्यू ट्री विद ऑपरेटर एज द रूट एंड T1 एंड T2 एज लेफ्ट एंड राइट सब ट्री एंड पुश दिस ट्री ऑन द स्टैक, ठीक है। जैसे ही आपका ऑपरेटर आया आपने उस ऑपरेटर को रीड किया, उन दो ट्रीज को स्टैक से पॉप किया, ए को आपने लेफ्ट सब ट्री बना दिया उस सिंबल उस ऑपरेटर का, और बी को आपने उसका राइट सब ट्री बना दिया, ठीक हो गया। अब आपने अगेन इस ऑपरेटर को इस ट्री को क्या किया, स्टैक के ऊपर पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम फर्दर अपना इनपुट रीड करेंगे। अब ये हमारे पास टैग में फर्स्ट टॉप भी यही है और फर्स्ट एलिमेंट भी यही है, ठीक है। ये हमारा एक ट्री जो है वो हमने स्टैक के अंदर दोबारा डी। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर रीड होगा वो हमारा जो सिंबल जो है वो हमारे पास एक ऑपरेटर नहीं बल्कि ऑपरेंड है, तो हमने उस ऑपरेंड को भी स्टैक पे डाल दिया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेंड है तो उसको भी हमने स्टैक पे डाल दिया। इसी तरह ई जो है ये भी हमारे पास एक ऑपरेंड है, हमने इनको भी स्टैक पे डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सिंबल जो है वो एक ऑपरेटर आ रहा है तो हम पहली जो दो वैल्यूज होंगी उनको पॉप कर लेंगे, ठीक है, और उसको टी में डाल देंगे, ठीक है। अब हमने डी और ई को पॉप किया और जो प्लस ऑपरेटर आया था उसको हमने रूट में डाला, डी को हमने लेफ्ट बनाया उसका और ई को हमने उसका राइट चाइल्ड बना दिया, और इस ट्री को दोबारा हमने स्टैक पे डाल दिया। स्टैक के टॉप पे इस टाइम ये वाला ट्री है, उससे नीचे ये है और सबसे नीचे ये है, ठीक है। उसके बाद दोबारा हमारे पास एक सिंबल रीड हो रहा है जो कि मल्टीप्लिकेशन है। जब हमने बात की थी कि जब हमारे पास एक सिंबल ऑपरेटर होगा तो हमने जो दो ट्रीज हमारे होंगे टॉप के ऊपर हम उनको पॉप करेंगे और उस सिंबल को रूट में ऐड कर देंगे। सी जो है वो मल्टीप्लिकेशन का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और राइट पे आपके पास ये प्लस वाला ट्री आ जाएगा। इस ट्री को हमने अगेन कंप्लीट किया और हमने दोबारा इसको स्टैक में डाल दिया। अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर जो आखिरी वैल्यू आ रही है वो हमारे पास जो सिंबल है वो आपके पास एक ऑपरेटर है। अगेन हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर अपना जो है वो जो दो ट्रीज हमारे ट्री में स्टैक में पड़े हुए हैं हमने उसको पॉप करना है और ट्री इस सिंबल को हमने रूट पे डाल देना है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो ट्री है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, हमने इसको स्टैक में पुश किया। अब हमारे पास और कोई एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास स्टैक से ये कंप्लीट ट्री हम पॉप कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अगर एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गिवन हो तो आप उसके अंदर जो है वो इस तरह से अपने एक्सप्रेशन ट्रीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस ट्री का प्री ऑर्डर या प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आप जो है वो अपने ट्रीज क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है वो मल्टीपल एक्सप्रेशन ट्रीज क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हम लोग बाइनरी ट्रीज अपने यूज करते हैं वो हम हफमैन इनकोडिंग है जिसके अंदर हम अपने
जो है बाइनरी ट्रीज यूज़ करते हैं। हफमैन एन्कोडिंग क्या है? डाटा कंप्रेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, जो हम डाटा कंप्रेस करके भेजते हैं वो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हफमैन एन्कोडिंग क्या है? ये आपके पास डाटा कंप्रेशन के लिए यूज़ होता है। टू ट्रांसमिट डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन फास्टर इट इज नेसेसरी टू ईदर इंक्रीज द डाटा रेट ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया और टू सिंपली सेंड लेस डाटा। अगर आपने डाटा को किसी डेस्टिनेशन तक बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँचाना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप या तो डाटा रेट इंक्रीज़ कर दें, बैंडविड्थ उसकी इंक्रीज़ कर दें, ठीक है? मतलब जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसका डाटा रेट इंक्रीज़ कर दें, या दूसरी कंडीशन ये है कि आप डाटा ही कम भेजें। पहले कम डाटा भेजें फिर कम भेजें ताकि वो जल्दी फ़ौरन पहुँच जाए, ठीक है? इम्प्रूवमेंट विद रिगार्ड टू द ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ लेड टू इंक्रीज़ इन द रेट। जैसे-जैसे आपके ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसी तरह आपके डाटा ट्रांसफर रेट में भी इंक्रीज़ आ रहा है। द अदर ऑप्शन इज़ टू सेंड डाटा बाय मीन्स ऑफ डाटा कंप्रेशन। एक और तरीका ये है कि आपने अगर कम डाटा भेजना है तो उसमें ये है कि आप कम डाटा कैसे भेज देते हैं। हम यही कर सकते हैं कि आप जैसे हमारे पास अगर हम लेट्स सपोज़ हम कहते हैं हम एक फ़ोल्डर भेजना है, ठीक है? हम उसको क्या करते हैं ज़िप कर लेते हैं। वो क्या करता है बेसिकली आपके डाटा को कंप्रेस कर देता है, ठीक है? तो अगर आप कम डाटा भेजना चाहते हैं तो इस तरह से क्या है कि आप डाटा कंप्रेशन टेक्निक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेशन मेथड आर यूज्ड फॉर टेक्स्ट, इमेजेस, वॉइस एंड अदर टाइप्स ऑफ डाटा स्पेस प्रॉप्स। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो कंप्रेशन मेथड्स हैं वो हम लोग टेक्स्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है? टेक्स्ट को कंप्रेस करते हैं, इमेजेस को, वॉइस को, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे दूसरे तरीके के डाटा हैं जो कि हम उनको भी कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? हफमैन कोड क्या है? हफमैन कोड इज़ अ मेथड फॉर कंप्रेशन फॉर स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हफमैन कोड क्या है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनके कंप्रेशन के लिए आप उनको कंप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इट मेक्स यूज़ ऑफ अ बाइनरी ट्री टू डेवलप कोड्स ऑफ वेरिंग लेंथ फॉर द लेटर्स यूज्ड इन द ओरिजिनल मैसेज। इसका बेसिकली मेथड क्या है कि ये एक ऐसा बाइनरी ट्री को यूज़ करता है जिससे क्या होता है कि वेरिएबल लेंथ जो है वो जो भी लेटर्स होते हैं उनकी डिफरेंट लेंथ्स के कोड्स उनके लिए जनरेट हो जाते हैं, ठीक है? जो भी आपके लेटर्स जो आपके ओरिजिनल मैसेज के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं उनकी जो मल्टीपल लेंथ्स हैं, मतलब हर करैक्टर की एक मैसेज के अंदर अगर मल्टीपल लेटर्स हैं ABCDE, तो उनका क्या है कि सेम लेंथ नहीं होगी, हर किसी की चेंज होगी, ठीक है? मुख्तलिफ लेंथ होगी। तो हफमैन कोड ये काम करता है। एक ऐसा बाइनरी ट्री इसको बाइनरी ट्री यूज़ करते हुए हम जो है इस तरह से वेरिएबल लेंथ के वेरिएबल साइजेस के कोड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हाफमैन कोड इज़ आल्सो पार्ट ऑफ जेपीईजी इमेज कंप्रेशन स्कीम। हाफमैन कोड के थ्रू जो है वो हम लोग जेपीईजी इमेजेस को भी कंप्रेस कर सकते हैं। द एल्गोरिथम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेविड हाफमैन इन 1952 एज पार्ट ऑफ कोर्स असाइनमेंट एट एमआईटी। एमआईटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें वहाँ पे ये डेविड हाफमैन है जिसने 1952 में ये जो है वो एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस करवाया था। To understand Huffman encoding, it is best to use a simple example. बेहतर ये है कि हम इस तरह से बातें करें तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास क्या है इनकोडिंग द 32 करैक्टर फ्रेज। हमारे पास 32 करैक्टर्स का एक फ्रेज है जो हमें नीचे डबल कोट्स में दिया हुआ है। ट्रेवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, ठीक है? ये हमारे पास एक फेज है, करैक्टर फेज है और इसमें 32 करैक्टर्स हैं, ठीक है? अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्पेस भी इंक्लूड होगी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है? ये आपके पास टोटल 32 करैक्टर का एक फ्रेज है जिसको हम चाहते हैं कि हम हफमैन कोडिंग के थ्रू जो है वो कंप्रेस करें। इफ वी सेंड द फ्रेज एज अ मैसेज इन नेटवर्क यूजिंग स्टैंडर्ड 8 बिट ASCII कोड, वी यूज हैव टू सेंड 8 into 32 is equal to 256 बिट्स, ठीक है? अगर हम इस फ्रेज को एज इट इज भेजें, ये हमारे पास एक मैसेज है जिसको हम एक नेटवर्क के थ्रू सेंड करना चाहते हैं, ठीक है? अब हमें ये पता है कि हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं A से लेके Z तक हर एक का ASCII कोड होता है, ठीक है? या अगर आपका कीबोर्ड है तो जितने भी उसके ऊपर वैल्यूज़ हैं हर एक का एक ASCII कोड होता है, ठीक है? अगर ASCII कोड जो है वो 8 बिट कोड्स होते हैं, ठीक है? एक करैक्टर के अगेंस्ट 8 बिट्स रिज़र्व होती हैं, ठीक है? अगर हम सिंपल इसी मैसेज को सेम एज़ इट इज़ विदाउट इनकोडिंग जाने दें तो इसमें क्या है कि 32 करैक्टर हैं आपके फ्रेज के अंदर और ASCII कोड 8 बिट्स का होता है। तो 32 करैक्टर्स के अगर आपने वैल्यूज़ निकालनी है कि कितने बिट्स मैसेज सेंड होगा अगर हम इसको एज़ इट इज़ ASCII के थ्रू भेजते हैं, तो ये हमारे पास 256 बिट्स जो है वो ट्रांसफर करेगा। अगर हम हफमैन कोड एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो हम इस मैसेज को सिर्फ 116 बिट्स के अंदर जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है? लिस्ट ऑल द लेटर्स यूज्ड इंक्लूडिंग द स्पेस कैरेक्टर अलोंग विद फ्रीक्वेंसी विद व्हिच दे अकर इन मैसेज। अब ये हफमैन कोडिंग काम कैसे करता है? इसमें क्या है वो कहता है कि
जितने भी आपके करैक्टर यूज़ हो रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना लें। इवन के स्पेस करैक्टर भी, अगर आपके लेटर्स के दरमियान जैसे देखें ये ट्रिवर्सिंग और थ्रेडेड के दरमियान एक स्पेस आ रही है, ठीक है। तो जितनी स्पेसेस भी आपके मैसेज में यूज़ हो रही हैं वो भी आपने बतानी है। अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक आपका जो मैसेज है, एक लाइन है या अगर, ठीक है, तो एक फ्रेज़ है उसके अंदर अगर ए लेटर है तो वो ए लेटर कितनी बार आ रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है कि एक करैक्टर कितनी दफ़ा आ रहा है, ठीक है। Consider each of these character frequency pairs to be nodes. They are actually leaf nodes as we will see. अब कहता है कि जितने भी आपके पास हैं ये सारे, आपने क्या करना है, करैक्टर लेना है और उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है कि अच्छा ये करैक्टर और ये इतनी बार इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। जितने भी आपके करैक्टर्स होंगे वो आपके साथ करैक्टर और फ्रीक्वेंसी का एक नोड पेयर बनेगा, ठीक है। आप वो नोड लेंगे, करैक्टर लिखेंगे उस नोड के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे लिख देंगे कि ये इतनी बार आ रहा है। दे आर एक्चुअली लीफ नोड्स एज वी विल सी। ओके, जितने भी आपके करैक्टर नोड्स होंगे विद फ्रीक्वेंसी ये सारे के सारे आपके लीफ नोड्स बनेंगे। पिक द टू नोड्स विद द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड इफ देयर इज अ टाई पिक रैंडमली अमंग दोज विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। अब क्या कहता है कि हफमैन कोड कैसे काम करता है कि आपने आपने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसी दो नोड लेनी है जिनकी सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। अगर कोई ऐसी नोड्स हैं जिनकी सेम लो फ्रीक्वेंसी आ रही है तो आप क्या करेंगे, रैंडमली कोई सी भी ले लेंगे इक्वल फ्रीक्वेंसी वाली और एक न्यू नोड बना देंगे। मेक अ न्यू नोड आउट ऑफ दीज टू एंड मेक द टू नोड्स इट्स चिल्ड्रन। अब उसमें क्या है कि आप जो दो आप नोड्स आपने ली हैं कम वैल्यूज वाली, ठीक है, आप उनको पेयर बनाएंगे, उनको जो है वो करेंगे, ठीक है, एक न्यू नोड उनसे क्रिएट कर लेंगे। जो न्यू नोड आप क्रिएट करेंगे वो उसका सम होगा, जो उनके चिल्ड्रन है उनका सम होगा। ये हम देखेंगे कैसे होगा। दिस न्यू नोड इज असाइंड द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स चिल्ड्रन। जो मैंने ऊपर बात की, तो जो भी आपकी न्यू नोड उन दो कम फ्रीक्वेंसी वालों को कंबाइन करके बनेगी, उसका जो चिल्ड्रन की वैल्यू का जो सम है, चिल्ड्रन की फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो उस न्यू नोड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द टू नोड्स ऑफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अंटिल ओनली वन नोड द रूट रिमेन्स। आपने ये मिनिमम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो नोड्स हैं उनको कंबाइन करने का प्रोसेस कब तक जारी रखना है, जब तक आपके पास एक नोड जो है वो रूट में नहीं रह जाती, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये था, ट्रेवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, ठीक हो गया। अब साइज क्या है, हमारे पास 33 कैरेक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास स्पेस भी है और न्यू लाइन भी हमने काउंट किया हुआ है, ठीक है। अभी हमारे पास 33 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ये न्यू लाइन जो है वो हमारे पास सिर्फ एक बार आया है, स्पेस जो हमारे पास 3 बार आई है, इस तरह एक कैरेक्टर थ्री टाइम्स आई है। अब ये हमारे पास कैरेक्टर्स है और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज है 13312, ठीक है। बी जो है वो हमारे पास इस टेक्स्ट के अंदर सिर्फ एक बार आया हुआ है, डी जो है वो 2 दफ़ा आया, ई 5 दफ़ा आया, जी 1 दफ़ा आया, एच जो 1 दफ़ा आया, आई 2 टाइम्स आया, एन 2 टाइम्स आया एंड सो ऑन वाई तक है, ठीक है। हमने सब कैरेक्टर्स की अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज बता दी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको है कि आप डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट मल्टीपल, मतलब लाज़मी नहीं कि हर इंसान के सेम कोड जनरेट होंगे, लेकिन इसमें एक बात जो आपको याद रहे कि आपको बताएगी कि आपके इस जो आपने कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मिनिमम जो मैक्सिमम आपका होगा ना, जो आपका जैसे ये आर कैरेक्टर है, ये अब 5 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, जिन लेटर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी उनके जो हफमैन कोड जनरेट होंगे वो मिनिमम कोड जनरेट होंगे। अगर तो वो मिनिमम आ रहे हैं इसका मतलब आपका हफमैन ट्री ठीक बना हुआ। और आपका हफमैन ट्री एक और भी बात है कि देखिए यहाँ पे आपके पास 33 है ना, तो सम आपके पास जो हफमैन ट्री का टोटल सम होगा वो आपके पास 33 आना चाहिए जब आप रूट नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने बात की कि हमने सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने लीव्स में लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एनएल है 1, ये हमने कैरेक्टर लिखा है एनएल और नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है कि कितनी बार आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास पहले हमने कोई से भी, यहाँ पे देखिए ये सारे 1 फ्रीक्वेंसी वाले, तो हम इसमें से कोई सा भी पहले कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू 2 आ रही है वो इसके दोनों चिल्ड्रंस का सम है, वी और वाई का सम जो है वो इसकी वैल्यू बन गई, ठीक है। हमने पहले वी और वाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी वालों को जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका सम जो है वो इन दो चिल्ड्रंस के वैल्यूज के फ्रीक्वेंसीज के इक्वल हो, इनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा देखेंगे अब इनमें से कौन से मिनिमम है। ये सारे एक जैसे ही हैं तो इनमें से कोई भी पहले कनेक्ट कर लें, तो हम जी और एच को पहले कर लेंगे, ये भी 2 बन गया, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू कंबाइन नोड्स, वी हैव चूजन जस्ट वन सच वे। इसमें क्या है, बहुत सारे मल्टीपल तरीकों से आप अपने नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल एक तरीका ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एन बी और एन एल और बी को आप सम कर लें। देखिए यहाँ पे इनकी सेम फ्रिक्वेंसीज 2 2 आ रही हैं और ऑलरेडी यहाँ पर भी हमारे पास 2 2 फ्रिक्वेंसी वाले
नोड मौजूद हैं। ठीक है, अब हम इनमें से अब यहाँ पे सारे मिनिमम वाले हैं, ये सारे सबसे ज़्यादा मिनिमम है, तो आप देख लें कि आपने पहले कौन से जोड़ने, जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी उनमें से कोई भी पहले आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमने डी और आई को किया तो 4 बन गया, एन और एस को किया तो 4 बन गया। अब हमारे पास ये वाले 2 और 3 वाले जो हैं 2 वाले अभी मिनिमम है, तो हम इनमें से किसी को करेंगे तो ये भी 4 बन जाएगा। इसी तरह ये 2 वाला सेपरेट रह गया था, इस 2 वाले को हमने 3 वाले के साथ किया तो 5 बन गया। ये वाला 3 वाला जो है वो सबसे मिनिमम था 2 के बाद। ठीक है, क्योंकि 4 तो इससे बड़ा है, तो हमने पहले मिनिमम वालों से स्टार्ट करना है। फिर हमने 3 वाले को कंबाइन किया तो ये 6 बन गया। आप देखिए यहाँ पे 4 वाले सेम आ रहे हैं, 5 और फिर 6 आ रहा है, तो हम पहले 4 वालों को कंबाइन करें। आपका दिल करे तो आप इन दोनों को कंबाइन कर लें, इनका दिल करे तो इसके साथ कंबाइन कर लें। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को इसके साथ कंबाइन किया। फिर हमारे पास 4 वाला एक बच गया, तो उसके बाद 5 वाली फ्रीक्वेंसी है, 6 तो भी बड़ा है। ठीक है, तो हमने पहले 5 वालों को कवर करना है, 4 वालों को हमने 5 के साथ किया तो ये 9 बन गया, 5 वाले को 5 के साथ कंपेयर किया तो 10 बन गया। अब देखें जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 6 और 8 आ रही है, तो इसका मतलब हम 6 और 8 को कंबाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 और 8 को कंबाइन किया तो 14 बन गया। तो इसमें अभी छोटा कौन सा रहता है, 9 और 10, 9 और 10 को कंबाइन करेंगे तो 19। एट दी एंड हमारे पास यही दो वैल्यूज बची हुई हैं, तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखें टोटल जो हमारी फ्रेज के अंदर कैरेक्टर्स हैं वो 33 और इस ट्री का सम भी हमारे पास 33 आ रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि वो जो आस्की कोड्स की हमने बात की वो फिक्स मेथड था, जिसके थ्रू हम सिंपल ये कह देते थे कि हमारे पास 33 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, एक फ्रेज के अंदर, और हमारे पास 8 बिट आस्की कोड होता है, तो 8 को आप 32 या 33 से अगर आप स्पेस काउंट करते हैं तो 33 कैरेक्टर्स हो जाएंगे, अगर स्पेस काउंट नहीं करते तो आपके पास 32 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, उनके साथ आप कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास कहेंगे ये फिक्स साइज कोड है। लेकिन हफमैन कोडिंग के अंदर आपके पास हर जो आपका कैरेक्टर, हर लेटर जो है उसका वेरिएबल कोड जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने कोड्स कैसे बनाने हैं वो हम देखते हैं। स्टार्ट एट द रूट, असाइन 0 टू द लेफ्ट ब्रांच एंड 1 टू द राइट ब्रांच, रिपीट द प्रोसेस डाउन द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री टू गेट द कोड फॉर अ कैरेक्टर, ट्रेवर्स द ट्री फ्रॉम रूट टू द कैरेक्टर लीफ नोड एंड रीड ऑफ द 0 एंड 1 अलोंग द पाथ। अब उसमें क्या कहता है, जो भी आपने कोड्स बनाने हैं आपने क्या करना है, जो भी आपके नोड्स की जो लेफ्ट साइड होंगी उनको आपने 0 साइन करते जाना, और राइट साइड पे आपने राइट वाली ब्रांच को आपने 1 साइन करते जाना है। ये प्रोसेस आपने जो है वो रूट से स्टार्ट करना है। ठीक है, और रिपीट करना है लेफ्ट टू राइट सब ट्री तक। ठीक है, करेक्टर कोड जो है वो आप क्या करेंगे, गेट करेंगे, आप ट्री को रूट से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे और करेक्टर लीफ नोड तक जाएंगे, और 0 और 1 जो है वो पाथ के साथ साथ रीड करते जाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे हमने लेफ्ट, इस ट्री के लेफ्ट पे हमने 0 दिया और राइट पे हमने 1 दिया। इसी तरह हम ये 14 के लेफ्ट पे 0 देंगे और 8 पे 1 देंगे। इसी तरह 19 के लेफ्ट पे 0 और राइट पे 1 दिया। इसी तरह 3 और ये 6 वाली नोड के लेफ्ट और राइट पे 0 1, इस तरह 8 के लेफ्ट राइट पे, इसी तरह हम करते करते सारा ट्री जो है वो हम जनरेट कर लेंगे। अब अगर हम कहते हैं कि हमने ए का कोड लेना है, तो आप रूट से रीड करना स्टार्ट करेंगे 0 0 और 0। जहाँ पे आपका ये करेक्टर आपको मिल जाएगा वहाँ पे आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है ए का जो कोड है वो हमारे पास 000 है। इसी तरह टी का कोड अगर आप रीड करना चाहते हैं तो 0 0 और 1। जहाँ पे आपका करेक्टर आ गया तो आपका कोड जो है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह फिर आप डी पे जाएंगे 0 1 0 0। ठीक है, ये डी का कोड बन जाएगा। इसी तरह आई 0 1 0 1। ठीक है, इसी तरह आपके पास एन आ जाएगा 0 1 1 0। ठीक है, इसी तरह एस आ जाएगा 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, उसके बाद आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप एनएल का कोड देखें तो 1 और फिर 4 जीरोस आ जाएंगे। इसी तरह बी का कोड है तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा 1 0 0 0 और 1। ठीक है, 1 और 000 और फिर 1। इसी तरह आपके पास जी का आ जाएगा तो 1 0 0 1 0 1। ठीक है, इसी तरह जी का आ जाएगा तो 1 0 0 1 0। ठीक है, ई का आ जाएगा तो 1 0 1। इसी तरह आपके पास जब आर का है तो 1 1 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वी का है, इसी तरह वाई और एस पी का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने कोड जो है वो अल्फाबेट कोड जो है वो जनरेट किए हैं। वो हमारे पास देखें सब जो है वो वेरिएबल साइज के हैं। और यहाँ पे देखें ई जो है, नोटिस दैट द कोड इज वेरिएबल लेंथ, लेटर विद हायर फ्रीक्वेंसी हैव शॉर्टर कोड्स। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई थी उनके कोड जो है वो कम है। अब आप देखें हमारे पास ई जो है, ई की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, ई की फ्रीक्वेंसी 5 थी और आर की भी हमारे पास 5 थी। ठीक है, उन कैरेक्टर्स की जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई थी उनके कोड देखें मिनिमम है सबसे ज़्यादा। ठीक है, आर का भी इसी तरह मिनिमम है, इसी तरह टी का भी हमारे पास जो है वो
मिनिमम है। जिन कैरेक्टर्स की फ्रिक्वेंसी हाई थी उनके कोड जो है वो हमारे पास मिनिमम है, और जिनकी फ्रिक्वेंसी मिनिमम थी उनके कोड्स हमारे पास बहुत बड़े। एनएल हमने कहा था एक बार आया, तो देखें इसका कोड 5 कैरेक्टर्स पे है, 5 बिट्स का है, ठीक है। The tree could have been built in a number of ways. Each would yielded different codes, but the code would still be minimum. ठीक है, आपका जो ट्री है वो बहुत सारे तरीकों से बन सकता है, ठीक है। और हर किसी के लाजमी नहीं कि अगर मेरा एनएल का 1 और 4 टाइम्स 0 आ रहा है, ये है कि आपने ये देखना है कि जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला उसको कोड मिनिमम माना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास अगर हम इस सारे जो हमने ये लिखा हुआ था सेंटेंस के ट्रिवर्सिंग बाइनरी थ्रेडेड ट्रीज, ठीक है, अगर हम उसको उसमें सेट करें, इसकी पहले टी आ रहा है उसकी आर की बिट्स लिखें, ए की, वी की, ई आर की, फिर सारी बिट्स लिखें, तो अगर हम इसको ओरिजिनल रखते हैं तो हम कहते हैं कि अगर ये हमारे पास 8 बिट पर कैरेक्टर ये 8 बिट के साथ जाएगा तो इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 264 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कंप्रेस करके मैसेज को भेजते हैं तो उसमें फिर क्या है कि हमारे पास 122 बिट्स आ जाएंगी, इसमें 44% रिडक्शन जो है वो हमारी आ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि हम जो कोड निकालते हैं हम उसमें देखते हैं कि ये हम जो है ना वो एक टेबल जो हमने बनाया था जिसमें हमने कैरेक्टर लिखा था, उनके कोड्स लिखे थे और उनकी फ्रिक्वेंसीज भी डाली थी, ठीक है। ये हमारे पास एक कंप्लीट टेबल होता है। जब हम मैसेज भेजते हैं तो हम इसके साथ ये टेबल भी भेजते हैं, क्योंकि हमारे जो अगला हमारा जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ पे यूज़र को तो नहीं पता कि हमने इस मैसेज को कैसे डिकोड करना है, ठीक है। तो उसके साथ हम उसका टेबल भी भेजते हैं और टेबल का फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि टेबल आपका कितने बिट्स ले रहा है, ठीक है। तो उसमें हम फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर की ये जो बिट्स होती हैं, ये जो कैरेक्टर की बिट्स हैं, ठीक है, इन बिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं इनकी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी से कि ये कितनी बिट्स हैं और कितने टाइम अकर हुए। इसी तरह हर कैरेक्टर की हम ये काउंट करते हैं और फिर इनका सम करते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू आती है फिर हम उसको उसके साथ उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ जिसमें 8 बिट्स आ रही थी, ठीक है, उसकी वैल्यू के साथ ऐड करते हैं, तो फिर हमें ये पता चल जाता है कि टोटल मैसेज की साइज़ की लेंथ क्या है और जो टोटल आपका टेबल ले रहा है उसके वो कितना साइज़ ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह मिला के हमें पता चल जाता है कि आपका जो मैसेज है वो इतना ज़्यादा लेगा जब हम इस टेबल के थ्रू भेजते हैं, या अगर डायरेक्ट आस्की के थ्रू भेजते हैं तो 264, अगर कंप्रेस करके भेजते हैं तो 124। तो देखिए 54% रिडक्शन जो है वो इसमें हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल डाली हुई है कि हमारे पास एक और टेक्स्ट है कि एरी आई सीन नियर लेक, ठीक है। इसमें क्या है कि जितने भी कैरेक्टर्स की टेक्स्ट के अंदर अक्रेंस है, कितनी टाइम वो आ रहा है वो आप सारा बताएंगे, ठीक है, हमने वो बता दिया। अब यहाँ पे देखें कि व्हाट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, इसमें हम देखेंगे ई आई आर आई स्पेस है, फिर वाई एस एन ए आर एल के, ये और फिर डॉट, ये सारे के सारे हमारे पास कैरेक्टर्स जो हैं वो इस फ्रेज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने देखा है किस तरह टेबल में हमने बता दी कि हर करेक्टर की टेक्स्ट के अंदर फ्रिक्वेंसी क्या है, कि ये हमारे पास ये करेक्टर है और ये कितने टाइम उस फ्रेज के अंदर आ रहा है, ठीक है। ई जो है वो एक बार आ रहा है, ई छोटा ई जो है वो 8 बार आ रहा है, इसी तरह आर जो है वो 2 बार आ रहा है, आई जो है वो इसी तरह 1 बार आ रहा है और 1 बार आ रहा है। इसी तरह फिर हम सब करेक्टर्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो देख लेते हैं। हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। क्रिएट अ बाइनरी ट्री नोड विद करेक्टर एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच करेक्टर, प्लेस नोड इन अ प्रायोरिटी क्यू। इनमें क्या है कि हमने बाइनरी ट्री जो है वो हमने नोड्स को क्रिएट करने के लिए किया है, ठीक है, और हर करेक्टर के साथ हम उसकी फ्रिक्वेंसी बताएंगे। इसमें हम पहले बात करें, हमने प्रायोरिटी क्यू की पहले भी बात की है कि हमने नोड्स को प्रायोरिटी क्यू पे रखना है, ठीक है। क्यू में आपको पता है कि अगर हमने रिमूव करनी है वैल्यूज तो हम फ्रंट से करते हैं और अगर हम ऐड करते हैं तो हम रेयर से ऐड करते हैं, ठीक है। जिस भी नंबर की अकरेंस कम होगी, वो कम बार आया होगा टेक्स्ट के अंदर, तो उसकी प्रायोरिटी जो है क्यू के अंदर हाई होगी, वो पहले ही निकलेगा, क्योंकि हमने बात की कि जब हम ट्री क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी वाले नोड्स हैं उनको हम पहले कंबाइन करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम ऊपर जाते हैं। तो इसमें क्या है कि हम बाइनरी की नोड यूज़ करते हैं। इसमें हाफ नोड हम क्लास बनाई है जिसमें हमारे पास करेक्टर ले रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं और फिर ज़ाहिर है उसकी लेफ्ट और राइट है तो हमने वो ले लिया, और प्रायोरिटी क्यू में हमने प्रायोरिटी क्यू का एक जो है वो ऑब्जेक्ट बना लिया है माई क्यू। अब इसमें क्या है कि हमने जो हम क्यू दिखा रहे हैं कि जिस तरह हमने जो सारी की सारी नोट जब हमने क्यू के अंदर डाल दी तो क्या है, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ हैं, करेक्टर्स हैं, उनकी प्रायोरिटी हाई है और फिर इस तरह से आपके पास सारी नोट जो है वो शो हो रही है। जो इसमें हमारे पास नल पॉइंटर्स है वो हमने यहाँ पे शो नहीं कराए हुए, ठीक है। इसी तरह से हम जो है वो अपना प्रायोरिटी क्यू जो है उसमें जब दो या दो से ज़्यादा नोड्स होंगी तो उसमें क्या हम न्यू नोड क्रिएट करेंगे,
नोड को फिर उस वहाँ से निकालेंगे और उसका लेफ्ट सब ट्री बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक और नेक्स्ट नोड निकालेंगे, उसको उसका राइट सब ट्री बनाएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो नई नोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन के फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होगी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। और फिर हम उस नोड को दोबारा जो है वो क्यू के अंदर डाल देंगे। तो हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हम ये प्रोसेस करते कैसे हैं। पहले हमने पिछली एग्जांपल में सिंपल ट्री देखा है, तो हम प्रायोरिटी क्यू के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम देखें कि सारे मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी वाली लेटर्स हैं वो हमारे पास क्यू के स्टार्ट में है, ठीक है। तो अब हमने इसको कंबाइन करना है। अच्छा, इसमें हमने जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे जो है वो ट्री क्रिएट करेंगे। उसमें हमने क्या किया, पहले जो हमारे पास दो वैल्यूज जिनका फ्रीक्वेंसी कम थी उनको हमने प्रायोरिटी क्यू से निकाल लिया, ठीक है, और हमने ट्री बना लिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको फिर जो है वो सीक्वेंस में ला के देखें, 2 के बाद 4 से पहले ही आनी थी, ठीक है, क्योंकि इसके सम 2 हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट जो 2 आ रहा था उसके बाद हमने उसके बाद इसको इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे हमने रख दिया। उसके बाद हमारे पास फिर हमने 1 और 1 को कंबाइन किया, y और i l को कंबाइन किया, ठीक है। तो हमने जो है वो 2 बन गया। अब हम इसको e और i वाले ट्री के बाद इसको रख देंगे, ठीक है। इसी तरह फिर हमने जो है, क्योंकि हम अरेंज करके रख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह फिर हम खुद दिखा रहे हैं कि हमने क्यू में इस तरह से वैल्यू जो है वो डालनी हुई है। उसके बाद फिर जिनकी प्रायोरिटी हाई है, जिनकी वैल्यूज फ्रीक्वेंसी कम है, तो इस वजह से उनकी प्रायोरिटी हाई आ रही है, तो इसलिए वो 4 और 8 से पहले आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और हमने ये भी देखा था कि जो हमारे प्रायोरिटी क्यूज होते हैं ना, उनमें वैल्यूज जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में खुद ही सॉर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज सॉर्ट हो रही हैं ऑटो पे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हमने 1 के और डॉट को जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 1 थी उनको कंबाइन किया, तो फिर हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर इस तरह 2 वालों को कंबाइन किया, हमने मिनिमम वालों को पहले कंबाइन करना था, तो 4 बन गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ जो है वो n और a को हमने कंबाइन किया, हमारे पास r और s को हमने कंबाइन किया, तो ये 4 बन गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि n और a 2 2 वाले थे, तो हमारे पास ये 4 बन गई। अब हमारे पास ये दो वैल्यू सेम आ रहे हैं, तो sp को आप किसी के साथ भी कंबाइन कर दें, ठीक है। तो आपने क्या किया, ई और आई हमने मिनिमम वालों को पहले कंबाइन करना है, ई और आई वालों को 2 2 वालों को कंबाइन किया, तो ये 4 बन गया। इसी तरह के और डॉट वाले को कंबाइन करेंगे, ठीक है। के और डॉट वाले को किसके साथ कंबाइन करेंगे, मिनिमम हमारे पास बचा एक ही एसपी वाला 4, ठीक है, उसके साथ कंबाइन किया तो वैल्यू 6 आ गई, इसको हमने इधर डाल दिया। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लो नंबर वाली वैल्यूज हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, वो जब हम मर्ज करते जा रहे हैं तो वैल्यूज जो हैं वो हाई होती जा रही हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्या है कि जिन जिन वैल्यूज की हमारे पास नंबर ऑफ अकरेंसेस कम है, उनके कोड जो है वो हो सकता है कि हमारे पास ज़्यादा लो नंबर ऑफ अकरेंस है, तो उसमें क्या है कि हमारे पास वो पहले क्यू से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने 4 और 4 वालों को कंबाइन कर दिया 8, अब हमारे पास 4 और 8 और 6 बच गया है, और फिर ये 8 ई वाला 8 ये बच गया है, ठीक है। तो हमारे पास 4 और 6 मिनिमम में 4 और 6 को कंबाइन कर देंगे, हमारे पास 10 बन गया। तो हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास 10 बन गया। अब हमारे पास जो 8 और 8 रह गया, सेम फ्रीक्वेंसी वाले, इन दोनों को मैच करेंगे, तो इस तरह से हमने ट्री बना ली। इस तरह से 10 और 16 को कंबाइन करें तो हमारे पास टोटल जो है वो 26 आ जाएगा। अब हमारे पास इसमें टोटल 26 कैरेक्टर्स थे, तो इस वजह से हमारे पास ये वैल्यू भी 26 आ गई। इसका मतलब हमारा जो ट्री है वो सही बन गया। आफ्टर इंक्लूडिंग दिस नोड देयर इज ओनली वन नोड लेफ्ट इन प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, उसको भी हमने निकाल लिया। decode the single node left in the queue. This tree contain the new code word for each character. Frequency of root node should equal number of characters in the text. अब जो आपके रूट नोड की फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास उसके इक्वल होनी चाहिए जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके उसमें है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट है, फ्रेज है, इसमें हमारे पास 26 कैरेक्टर्स है। अब हम कोड जनरेट करेंगे तो हम क्या, ट्रेवर्सल, हमने जब ट्री को ट्रेवर्स करना है तो हम रूट नोड से स्टार्ट होंगे और कोड लेंगे। लेफ्ट पे हमने कहा था 0 लगाएंगे, और राइट साइड पे हम एक नोड के लेफ्ट जो टाइल है उसके ऊपर हमने एज पे 0 देना, और राइट नोड के राइट साइड पे हमने 1 देना है। इस तरह से हमने अपने कैरेक्टर जनरेट कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास ई जो है वो हमारे पास इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन इसका कोड जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, रीस्कैन टेक्स्ट एंड इनकोड फाइल यूजिंग न्यू कोड वर्ड्स। हमने टेक्स्ट को रीस्कैन किया, अब हमने न्यू जो कोड वर्ड्स हैं उनके थ्रू हमने जो है वो इनकोड करना है फाइल को। वाई इज देयर नो नीड फॉर सेपरेटर कैरेक्टर, इसमें क्या है कि हमारे पास सेपरेटर कैरेक्टर की हमें ज़रूरत
नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो इस तरह से है, हमें पता है कि ये वाली वैल्यू जो है वो इतनी बिट ले रही है और ये इतनी बिट ले रही है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि अब इनमें क्या फाइल को हमने इनकोड करना है। हैव वी मेड थिंग्स एनी बेटर, 73 बिट्स टू इनकोड द टेक्स्ट। अगर हम इन बिट्स को काउंट करें तो हमारे पास क्या है, 73 बिट्स जो है वो ये हमारे पास बनती हैं जब हम वेरिएबल साइज के कोड बना लेते हैं। अगर हम आस्की के बनाते हैं तो हमारे पास 8 बिट का एक कोड होता है, ठीक है, और 26 करेक्टर्स हैं तो 8 इंटू 26 तो 208 बिट्स बनता है। तो यहाँ पे देखें जब हमने हाफ मैन अप्लाई किया तो हमारे पास 73 बिट्स जो है वो आ जाती है। इफ मॉडिफाइड कोड यूज 4 बिट्स पर करेक्टर आर नीडेड। अब जो हमारे पास ये नया कोड आया, मॉडिफाइड कोड है, ठीक है, अगर वो हमारे पास हर करेक्टर के लिए 4 बिट्स लेता है तो 4 इंटू 26 तो हम क्या कहते हैं 104, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास 104 बिट्स जो है वो टोटल हमें चाहिए होंगी, ठीक है। वंस रिसीवर हैज ट्री इट स्कैन इनकमिंग बिट। अब क्या है कि जब हमने ये अपना जो भेजना है टेक्स्ट, ठीक है, हमने अपनी फ्रेज भेजनी है तो उसके साथ हम ये जो ट्री है ये भी साथ में सेंड करते हैं। तो 0 से हम स्टार्ट करें तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, 1 से हम स्टार्ट करें तो हम राइट साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो ट्री है उसके लिए भी हमें बिट्स जो है वो रिक्वायर होती हैं। अब देखें 8 बिट्स था तो 208 है। अब अगर 4 बिट्स हैं तो इतना ज़्यादा सेव नहीं करा, लेकिन सम हाउ कि आपकी जो फाइल है वो एटलीस्ट कंप्रेस हो चुकी हुई है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये है कि आपका वैल्यू, आपकी जो फाइल है उसका साइज एटलीस्ट स्मॉल हो जाता है। समरी क्या है, हफमैन कोडिंग इज अ टेक्निक यूज टू कंप्रेस फाइल और फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है। हमें पता है कि हफमैन कोडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम फाइल को कंप्रेस करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। स्टैटिस्टिकल कोडिंग यूज करता है, मोर फ्रिक्वेंटली यूज सिंबल हैव शॉर्टर कोड वर्ड। जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं सिंबल्स, उनके आपके कोड वर्ड जो है वो स्मॉल होते हैं। वर्क वेल फॉर टेक्स्ट एंड फैक्स ट्रांसमिशन। जो हम फैक्स को ट्रांसमिट करते हैं, फैक्स ट्रांसमिशन होती है, टेक्स्ट को हम भेजते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। एन एप्लीकेशन दैट यूजेस सेवरल डाटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि ये ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। तो इसमें हमने प्रायोरिटी क्यू के थ्रू भी हमने देख लिया कि हम हफमैन कोडिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक और नया डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।